हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 47 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी परीक्षाओं में दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 20 प्रश्न होते हैं दोस्तों, 20 प्रश्न होते हैं जो सभी सब्जेक्टों से महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्तों, वही लिए जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में नवरोज त्योहार कौन मनाते हैं। भारत में नवरोज त्योहार दोस्तों कौन मनाते हैं। ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी पारसी, ऑप्शन डी ईसाई। तो भारत में नवरोज त्योहार कौन मनाते हैं दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं हम नवरोज की। तो नवरोज शुरू किसने किया था दोस्तों। नवरोज त्योहार को शुरू किसने किया था। बलबन ने। किसने दोस्तों, बलबन ने शुरू किया था नवरोज त्योहार। ठीक है, बलबन ने शुरू किया था नवरोज त्योहार। अगर हम करें खत्म किसने किया था दोस्तों, तो नवरोज त्योहार को खत्म, जो खत्म प्रतिबंध लगाया था वो खत्म किया था दोस्तों औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने। ठीक है, सारे पॉइंट आप अच्छे से याद करेंगे दोस्तों कि नवरोज त्योहार कौन मनाते हैं, पारसी मनाते हैं। नवरोज त्योहार को शुरू किसने किया था, बलबन ने किया था दोस्तों। और उसके ख़त्म किसने किया था, तो औरंगजेब ने उसे ख़त्म किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर कि कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है। कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है दोस्तों। ऑप्शन ए पारादीप, ऑप्शन बी ओखा, ऑप्शन सी कांडला और ऑप्शन डी है विशाखापत्तनम। तो कौन सा बंदरगाह है दोस्तों जो मुक्त व्यापार क्षेत्र में है। ऑप्शन सी कांडला बंदरगाह। कौन सा दोस्तों, कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे इनकी स्थिति की कि कौन सा बंदरगाह कहाँ है, तो पारादीप कहाँ दोस्तों, ओडिशा में है। आप लोगों को अच्छे से पता है दोस्तों पारादीप कहाँ है, ओडिशा में है दोस्तों। ओखला और कांडला दोनों के दोनों गुजरात में है दोस्तों। कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, और विशाखापत्तनम कहाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है। कभी कभी दोस्तों एग्जामिनर आपसे इनकी स्थिति भी पूछ लेता है, तो सभी पॉइंट हम अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था दोस्तों। ऑप्शन ए है 1900 में, ऑप्शन बी 1910 में, ऑप्शन सी 1920 में और डी इनमें से कोई नहीं। तो कब लिया था दोस्तों, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग कब लिया था, सन 1900 में। कब लिया था, सन 1900 में पहली बार भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, अब पूछी जाती है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो 1896। 1896 में ग्रीस के एथेंस में शुरुआत हुई थी दोस्तों, सबसे पहले एथेंस में। ठीक है, तो दोनों फैक्ट आप अच्छे से याद रखेंगे कि शुरुआत कब हुई थी ओलंपिक खेलों की, 1896 में हुई थी, एथेंस में हुई थी दोस्तों। और पहली बार भारत कब खेला था, सन 1900 में खेला था दोस्तों। ठीक है, सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ओजोन सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन सी गैस रोकती है। तो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन सी गैस रोकती है दोस्तों। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए कौन रोकती है दोस्तों, ओजोन रोकती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है दोस्तों। ओजोन गैस जो होती है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है दोस्तों। ठीक है, तो ओजोन गैस। ऑप्शन नंबर सी इज द क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि गाड़ियों में साइडों में जो शीशे लगे रहते हैं उनमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन उत्तल दर्पण,
ऑप्शन सी समतल दर्पण, डी है उत्तल लेंस। तो कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उत्तल दर्पण का। कौन सा? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और आपसे पूछा जा सकता है कि गाड़ियों में जो हेडलाइट होती है दोस्तों, हेडलाइटों में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा होगा? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। और उत्तल दर्पण का गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। जिस भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया दोस्तों। अब आपके दोस्तों करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया दोस्तों। ऑप्शन ए डेविड मालपास, ऑप्शन बी अजय बंगा, सी जेनेट येलन और डी क्रिस्टेला जॉर्जीवा। तो अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? अजय बंगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? अजय बंगा इज द राइट आंसर दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से याद रखना आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दुनिया भर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया दोस्तों? पहली बार दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया दोस्तों? 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च या 31 मार्च। तो कब मनाया गया दोस्तों? 30 मार्च इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। 30 मार्च को दुनिया भर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया दोस्तों। ठीक है, 30 मार्च इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, 8 देखते हैं दोस्तों कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रुपये 2000 से अधिक UPI लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया गया दोस्तों। अभी बात न्यूज़ चली थी ना कि अगर हम UPI से पेमेंट करेंगे 2000 से ऊपर तो टैक्स लगेगा। कितना लगेगा दोस्तों? भुगतान वो है 1.1%, बी है 2.1%, सी 3.1% और डी है 4.1%। तो कितना भुगतान लगाया जाएगा दोस्तों 2000 से ऊपर की? तो 1.1%। कितना? 1.1%। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया दोस्तों। ऑप्शन ए कांगड़ा चाय, ऑप्शन बी बासमती चावल, ऑप्शन सी दार्जिलिंग चाय, ऑप्शन डी है बीकानेरी भुजिया। तो किसे मिला दोस्तों? कांगड़ा चाय को। किसे मिला? कांगड़ा चाय। और कांगड़ा चाय कहाँ दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की है, HP हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा प्रसिद्ध स्थान भी है दोस्तों और कांगड़ा चाय वहाँ पे हमारी प्रसिद्ध है, तो उसे GI टैग मिला है कांगड़ा चाय को। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए 2026-27, ऑप्शन बी 2028-29, ऑप्शन सी 2030-31, ऑप्शन डी है 2024-25। तो किस अवधि के लिए शुरू किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2026-27। 2026-27 के लिए शुरू किया गया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों, 2026-27 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों बहुत ही। आइए, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? मौलिक कर्तव्य को कौन सा भाग दर्शाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है भाग 10, ऑप्शन बी भाग 9, ऑप्शन सी भाग 4 का कै और ऑप्शन डी है भाग 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मौलिक कर्तव्य भाग 4 कै में है दोस्तों। कहाँ उल्लेख किया गया? भाग 4 कै में उल्लेख किया गया है। और पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए दोस्तों? तो रूस से लिए गए। कहाँ से? रूस के संविधान से हमारे मौलिक कर्तव्य को लिया गया दोस्तों। भाग 4 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 51 कै में इसका वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 51 कै में रूस से लिया गया दोस्तों मौलिक कर्तव्य। अच्छे से ध्यान रखेंगे।
आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था जिसे बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी JV कृपलानी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है BR अम्बेडकर। तो उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था? आपको अच्छे से पता है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो सी उत्तर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और साधारण प्रश्न है। ज़्यादातर बच्चे दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप के प्रश्न आपको डाले हैं, तो अच्छे से याद रखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1945, बी है 11 दिसंबर 1945, सी है 9 दिसंबर 1946 और डी है 11 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और प्रथम बैठक में हमारे जो अस्थायी अध्यक्ष चुने थे दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष दोस्तों बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों कि राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? दोस्तों अच्छे से प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से देखेंगे। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कौन है दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर कौन है? राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो कोई नहीं दोस्तों। क्या है? कोई नहीं। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों ये स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है, स्थायी सदन होता है ये, इसलिए कोई भंग नहीं करता दोस्तों इसे। राज्यसभा को अस्थायी सदन कौन सा होता है? लोकसभा अस्थायी होता है, इसलिए इसे भंग किया जा सकता है दोस्तों। इसलिए इसे स्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और राष्ट्रपति को टिक कर देते हैं दोस्तों। तो सही आंसर होगा कोई नहीं भंग कर सकता दोस्तों। राज्यसभा को भंग करने का में कौन सक्षम है? कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये स्थायी सदन है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है दोस्तों? ऑप्शन ए रूस से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी अमेरिका से और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया से। तो कहाँ से ली गई है दोस्तों? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, परमाणु विखंडन, ऑप्शन सी चुंबकीय जाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य की जो ऊर्जा है उसका स्रोत क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है उसकी ऊर्जा का स्रोत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कि अंडमान और निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल स्रोत पृथक करता है दोस्तों? ऑप्शन है 11 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी पाक स्ट्रेट, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? अंडमान और निकोबार को कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 10 डिग्री चैनल। क्या हो जाएगा सही उत्तर? 10 डिग्री चैनल। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न और कई बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी चंद बरदाई, ऑप्शन सी कल्हण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी कल्हण है दोस्तों। कौन है? कल्हण। कल्हण ने राज तरंगिणी पुस्तक लिखी है दोस्तों।
पूछा जाता है कि राज तरंगिणी दोस्तों किससे संबंधित, तो कश्मीर के इतिहास से है दोस्तों। किससे? कश्मीर के इतिहास से। अच्छे से याद कर लेना दोस्तों कि राज तरंगिणी पुस्तक का संबंध किससे है, तो कश्मीर के इतिहास से है दोस्तों। किससे? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। और किसने लिखी है, तो कल्हण ने लिखी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी है मांसपेशियां। तो अगर बात करते हैं EEG की, तो किसकी गतिविधि का प्रयोग किया जाता है? मस्तिष्क की। किसकी? मस्तिष्क की गतिविधियों का प्रयोग, गतिविधियां दर्ज करने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। एक आता दोस्तों ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हृदय के लिए। इसकी किसी गतिविधि, हृदय की गतिविधि के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है, और EEG का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? कि दूध में मिठास किसकी उपस्थिति के कारण आती है? ऑप्शन नंबर ए साइक्रोज, ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन, ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज। तो आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है, तो सही उत्तर होगा दोस्तों लैक्टोज के कारण। ठीक है, आशा करता हूँ कि प्रैक्टिस है दोस्तों आपको समझ में और अच्छे से दोस्तों आपने एंजॉय किया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों किस प्रकार आपको प्रैक्टिस सेट लग रहा है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। जिस दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करें। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।